नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में सामान्य अध्ययन के पूछे जाने वाले 30 प्रश्नों के संबंध में चर्चा करेंगे। यह इस श्रृंखला की 14वीं वीडियो है और सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, सतसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, महाभारत। सतसहस्री संहिता किस ग्रंथ का नाम है? महाभारत का नाम है। और इसे जो है सतसहस्री संहिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक हैं। वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोक हैं। तो सत का अर्थ होता है 100 और सहस्र का अर्थ होता है हजार। तो 100,000 मतलब 1 लाख, इसलिए जो है इसे सतसहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है। महर्षि वेदव्यास जो है महाभारत के सृष्टा या लेखक माने जाते हैं। पहले जो है सबसे पहले जो मूल महाभारत था उसमें 8800 श्लोक थे। मूल महाभारत में 8800 श्लोक थे और उसे उस समय जय संहिता के नाम से जाना जाता था। जय संहिता मतलब विजय संबंधी ग्रंथ। विजय संबंधी ग्रंथ जो है महाभारत को जाना जाता था। बाद में जो है इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत के नाम से जाना जाने लगा। बाद में जो है श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 100,000 हो गई, मतलब 1 लाख। तो इसे जो है तब महाभारत कहा जाने लगा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य जो हैं आर्ष महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। दोनों ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन जो है 400 ईस्वी के आसपास मतलब गुप्त काल में हुआ है। ठीक है। और इस ग्रंथ में जो है कुल 18 पर्व हैं। इस ग्रंथ में कुल 18 पर्व हैं, जिनमें से छठा पर्व भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है। छठा पर्व भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता था और इसी भीष्म पर्व में जो है गीता का उद्धरण मिलता है, गीता का उल्लेख मिलता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्रश्न आता है, सर्वप्रथम अवतारवाद का वर्णन कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम अवतारवाद का वर्णन गीता में मिलता है, जो कि महाभारत का ही एक अंग है। इसमें जो है महाभारत में वेदव्यास ने लिखा है कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है और जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। मतलब महाभारत में जो है सभी चीज़ जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है। और एक प्रश्न आता है, भारतम नाम से जो है महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था? तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो पेरुन देवनार ने जो है तमिल भाषा में भारतम नाम से महाभारत का अनुवाद किया है। विकल्प ए है ऋग्वेद। हम सबको मालूम है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, जिसमें कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और इसमें जो है श्लोकों की संख्या, सूक्तों की संख्या लगभग 10,580 मानी जाती है। 10,580 मानी जाती है। और इसी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख प्राप्त होता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष, जिसे हम पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं, वर्ण व्यवस्था का या चारों वर्णों का सबसे पहला उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक। और हमारा विकल्प भी है अथर्ववेद। चारों वेदों में जो है अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद 3 मूल वेद माने जाते हैं, जिनको हम वेदत्रयी के नाम से जानते हैं, और अथर्ववेद वेदों में बाद में जोड़ा गया है। और यह अन्य वेदों के अपेक्षा जो है इसमें भौतिकवादी जीवन का विवरण प्राप्त होता है। रामायण के सृष्टा कौन माने जाते हैं? महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण के सृष्टा माने जाते हैं। ठीक, और इसमें जो अयोध्या के राजा दशरथ एवं उनके 4 पुत्रों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ इसमें शक और पहलव आदि विदेशी जातियों के विषय में भी हमें सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, और इस रामायण को जो है चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से जाना। चतुर्विंशत मतलब 24,000, ठीक है, और सहस्री मतलब होता है 1000, तो 24,000 श्लोकों का ग्रंथ कौन है? रामायण है। और सतसहस्री महाभारत और चतुर्विंशत सहस्री संहिता रामायण को कहा जाता है। रामायण में पहले कुल जो है 6,000 श्लोक थे। रामायण में पहले 6,000 श्लोक थे, बाद में 12,000 श्लोक हो गए और वर्तमान में कुल 24,000 श्लोक हैं, जिसके कारण इसे चतुर्विंशत सहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आता है, रामायणम या रामावतारम? रामायणम या रामावतारम नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो कंबन हैं। कौन हैं? रामायण या रामावतारम के लेखक कंबन हैं, जो कि एक तमिल भाषा के कवि थे और चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय में थे, या उनके समय के रहने वाले थे। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा था। सिस्टर जो निवेदिता है मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी, जहाँ की एनी बेसेंट रहने वाली थी। और इनका मूल नाम था मार्गरेट नोबुल। और इनकी मुलाकात जो है स्वामी विवेकानंद जी से अमेरिका में हुई थी, और यह विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित हुई और उनके साथ भारत चली आई। तो भारत आने पे स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट नोबुला को जो है सिस्टर निवेदिता नाम दिया और उनको रामकृष्ण मिशन का अध्यक्ष भी बना दिया। ठीक है, तो निवेदिता जो है हिंदू धर्म को उनके अंधविश्वास और दुर्बलताओं से बचाने तथा उनमें गौरव तथा आत्मविश्वास पैदा करने के लिए विवेकानंद के प्रयासों को उग्र हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सिस्टर निवेदिता ने। उग्र हिंदू धर्म, ठीक है, तो सिस्टर निवेदिता ने ही योद्धा सन्यासी के नाम से जो है स्वामी विवेकानंद को संबोधित किया। हमारा विकल्प ये है सुभाष चंद्र बोस। हम लोगों को मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है इनका प्रमुख योगदान है। ठीक है, चाहे वह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे वह INA के गठन के संबंध में हो, स्वतंत्रता के प्रयासों के संबंध में हो, ठीक है, चाहे वह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना से संबंधित हो, चाहे राष्ट्रपिता नाम से संबोधित करने के लिए महात्मा गांधी को उन्होंने राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। जिस रूप में जाने सुभाष चंद्र बोस को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। एनी बेसेंट जो है यह एक आयरिश महिला थी और जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचारक के रूप में, ठीक है, 1893 ईस्वी में भारत आई थी।
आप लोगों से एक मेरा प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ठीक कर्नल अलकाट के साथ किस महिला ने की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। तो उन्होंने एनी बेसेंट भारत आई तो भारतीय सभ्यता, धर्म, दर्शन से काफ़ी प्रभावित हुई और उन्होंने जो है हिंदू धर्म में जो बुराइयां थीं उसको दूर करने के लिए भी काम किया, साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना प्रमुख योगदान दिया। और वह पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। और इन्होंने भारत में होम रूल लीग भी चलाया था, होम रूल लीग भी चलाया था। ठीक है। विकल्प डी है केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन जो है एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। ठीक है, महाराष्ट्र के काफ़ी प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और पहले जो है ब्रह्म समाज से जुड़े थे, बाद में जो है इन्होंने अपना अलग एक साधारण ब्रह्म के समाज या ठीक है साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जो है एक अलग संगठन बना लिया था। कहीं कहीं पे उसको भारतीय ब्रह्म समाज लिखा मिलता है, कहीं पे साधारण ब्रह्म समाज मिलता है। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है तो इसको आप छोड़ ही दीजिए। हमारा अगला प्रश्न मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? तो हमारा सही आंसर है शाही पद अधिनियम। शाही पद अधिनियम, जिसको हम रॉयल टाइटल एक्ट के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, रॉयल टाइटल एक्ट के नाम से जानते हैं। 1876 ईस्वी में यह एक्ट आया था। उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन, उस समय वायसराय का पद हो गया था लॉर्ड लिटन। ठीक है, और उसी के तहत जो है लॉर्ड लिटन ने जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। एक प्रश्न आता है, ओवन मेरिडिथ नाम से कौन लेखन कार्य करता था? तो वह लॉर्ड लिटन ही है। लॉर्ड लिटन इसके अतिरिक्त जो है दिल्ली दरबार के लिए जाना जाता है, जिसका आयोजन उसने 1 जनवरी 1877 को किया था। ठीक, और महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था, जिसमें भारतीय 1878 में जिसने भारतीय भाषाओं पर ठीक भारतीय भाषा संबंधित पत्रों के ऊपर नियंत्रण था। एक प्रश्न आता है कि किस पत्रिका ने जो है रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना माध्यम बंगाली से अंग्रेजी कर लिया था? एक प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो वह है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि अनेक लोगों ने जो है 1857 के विद्रोह के स्वरूप के विषय में अपना अलग अलग मत दिया है। उसी श्रृंखला में लाला लाजपत राय ने कहा था कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी। इसके अतिरिक्त जो अंग्रेज, ज़्यादातर अंग्रेज लेखकों ने जो है इसे एक सैनिक विद्रोह माना था, इसे एक सैनिक विद्रोह माना था। और कुछ इतिहासकारों जैसे है L.E.R. रीज, उसने माना था धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने माना था? L.E.R. रीज, L.E.R. रीज। ठीक है, बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध किसने माना था? T.R. होम्स ने। T.R. होम्स ने बर्बरता और
सभ्यता के बीच का युद्ध माना था। और डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। और ब्रिटिश संसद के एक सांसद थे, ठीक है, ब्रिटिश संसद के एक प्रतिनिधि थे बेंजामिन डिज़ायरली, ठीक है, बाद में जो है वहाँ के प्रधानमंत्री भी बने थे। इन्होंने कहा था कि जो है यह एक सैनिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, क्योंकि इसमें सभी लोगों ने जो है भाग लिया था। ठीक है, ऐसे अपना अलग अलग लोगों का इसके स्वरूप के विषय में अलग अलग विचार है। हमारा अगला प्रश्न है, बार दर्रा, बार या इसको कहीं कहीं बर भी लिखा रहता है, ठीक है, दर्रा अवस्थित है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, बार दर्रा जो है राजस्थान में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का संबंध है, तो इसके ऊपर में एक बार मैंने आप लोगों से चर्चा किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत का संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से इसका संबंध है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 का खंड 2 है, अनुच्छेद 20 खंड 2। इसमें कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 20 खंड 3 में कहा गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को कि स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कौन कहता है? अनुच्छेद 20 खंड 3। है अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता संबंधित जो है संरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 20 के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण हमें प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु तो हमारा सही आंसर है इसमें, एक बार वैसे मैं पूरा विकल्प पढ़ दे रहा हूँ इसका, कि पहला विकल्प है चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, यह सही नहीं है। हमारा दूसरा विकल्प है अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, यह भी गलत है। हमारा विकल्प सी है निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के उपरांत तुरंत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो है यह सही है कि जैसे ही मतलब ये लगभग यह आंसर सही है। अभी मैं आपको आगे व्याख्या कर रहा हूँ। विकल्प डी है एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, तो कोई बातें नहीं होती है। तो हमारा अनुच्छेद 59 खंड 1 के अनुसार या हमारा अनुच्छेद 59 खंड 1 यह कहता है यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। तो ठीक है, वही तुरंत छोड़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 59 खंड ए में इसका प्रावधान प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
तो विकल्प डी हमारा सही आंसर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 खंड 3 में इस चीज का प्रावधान प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, हमारा विकल्प ए है अनुच्छेद 127। 127 में जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि अगर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सत्र के लिए जो है न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक, हमारा अगला विकल्प है अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 में जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित चर्चा की गई है कि किस प्रकार से कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाएगी। हमारा विकल्प डी है अनुच्छेद 139। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 139 में जो है कुछ रिट निकालने के लिए जो है शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया। कुछ रिट निकालने की शक्तियां इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, आजीविका पर एक मिशन स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, आजीविका पर एक मिशन स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर है। मतलब ये पूछ रहे हैं 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 17.70% जो है 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर है या 10 की वृद्धि दर है। विकल्प ए है 21.54। तो 21.54 जो है 1991 से लेकर 2001 के मध्य का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के विषय में सही नहीं है? तो हमारा पहला विकल्प है, इस अभियान का प्रारंभ 17 दिसंबर 2019 को संचार मंत्रालय द्वारा किया गया, जाएगा नहीं है, ठीक है, किया गया। तो यह कथन सही है। इसका अभियान जो है संचार मंत्रालय द्वारा 17 दिसंबर 2019 को किया गया। ठीक है, विकल्प बी है, यह अभियान राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का ही भाग है। तो जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है, तो इसे जो है संचार मंत्रालय ने डिजिटल संचार नीति 2018 के अंतर्गत ही चलाया है। ठीक, हमारा विकल्प सी है, इस अभियान का लक्ष्य ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों समेत पूरे भारत में 2025 तक ब्रॉडबैंड सेवा को उपलब्ध कराना है। यह कथन गलत है और इसमें सही है 2025 तक नहीं। इस अभियान का लक्ष्य ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों समेत पूरे भारत में कब तक? 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा को उपलब्ध कराना है। तो 2025 गलत है, इसलिए हमारा विकल्प सी हमारा गलत है।
विकल्प डी है, इसके तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध डिजिटल अवसंरचना और अनुकूल नीतियों को मापने के लिए ब्रॉडबैंड रेडिनेस सूचकांक जारी किया जाएगा। यह कथन भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने 20 जनवरी 2021 को अनुदान सहायता के तहत 6 देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति शुरू की। उनमें कौन सा देश नहीं है? तो हमारा इसमें भूटान है, मालदीव है, बांग्लादेश है। विकल्प डी श्रीलंका नहीं है। विकल्प डी श्रीलंका नहीं है। 20 जनवरी को जो इस मिशन को प्रारंभ किया गया था, कोविड-19 टीकों की आपूर्ति को दूसरे देशों को भेजने के लिए जो अभियान शुरू किया गया था, उसमें श्रीलंका नहीं है, उसमें भूटान है, मालदीव है और बांग्लादेश है। ठीक है, साथ ही साथ कुल 6 देशों में चूंकि हुआ है, 3 देश और कौन कौन से हैं, तो उसमें आपका नेपाल, आपका पड़ोसी देश नेपाल, म्यांमार और सेशल्स। ठीक है, इन 6 देशों में जो है भारत ने 20 जनवरी को टीकों की आपूर्ति शुरू की है। नेबरहुड फर्स्ट के तहत ये एक नीति है, पड़ोसी राज्य जो है पहले हैं, पड़ोसी देश पहले के तहत जो है नेबरहुड फर्स्ट के तहत इस अभियान को जो है भारत सरकार ने प्रारंभ किया। हमारा अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने 22 जनवरी 2021 को किस हथियार का सफल परीक्षण किया? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, साव। ठीक है, साव जो है डीआरडीओ ने 22 जनवरी 2021 को साव का सफल परीक्षण किया और इसका परीक्षण जो है कहाँ से किया था? ओडिशा तट से किया था। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो है हाक फर्स्ट विमान है, हाक फर्स्ट विमान है, उसको हाक फर्स्ट को जो है MK 132 के नाम से भी जानते हैं, MK 132 के नाम से भी जानते हैं। इसी विमान से जो है इसका परीक्षण ओडिशा तट से किया गया था। और यह जो आपका साव है, ठीक है, साव, इसका विकास डीआरडीओ ने किया है और यह स्मार्ट, इसको बोलते हैं स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ठीक, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ठीक है, इसके लिए इसको सा बोलते हैं। तो इसका परीक्षण जो भारत सरकार, और यह जो है पूर्ण रूपेण स्वदेशी तकनीक से इसका जो है विकास किया गया है और यह 100 किलोमीटर की रेंज में, 100 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के बंकर या टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकता है। और इसका जो, या हम इसको आपको बताना चाहें, सा जो है 125 किलोग्राम का, 125 किलोग्राम का जो है एक ग्लाइडिंग बम है। ठीक है, ग्लाइडिंग बम है और यह लड़ाकू विमान से दागा जा सकता है कि और किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। और जो मुख्य रूप से, और जो ग्लाइडिंग बम हैं उनको खराब मौसम में दागने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन जो सा है वह किसी भी मौसम में, चाहे कितना खराब से खराब मौसम हो, उसमें भी दागा जा सकता है। ग्लाइडिंग बम क्या होते हैं? ग्लाइडिंग बम जो है बेसिकली एक ऐसा हथियार होता है जो टारगेट को जो है लाग करके उसे नष्ट कर देता है। ये मतलब मुख्य रूप से जैसे मिसाइल या रॉकेट से जो है थोड़ा सस्ता और छोटा होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, सुदर्शन साहू, जो एक रेत कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, और उन्हें जो है 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है।
इसको विस्तार पूर्वक मैंने पद्म पुरस्कारों के ऊपर एक वीडियो बनाई है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री के विषय में विस्तार पूर्वक बताया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा पहला कथन है, गुलाम मुस्तफ़ा खान को 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह कथन सही है। विकल्प बी है, उन्हें 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह गलत है। उन्हें 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से नहीं सम्मानित किया गया था, बल्कि 2003 में सम्मानित किया गया था। अगला विकल्प है, उन्हें 2006 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। यह भी सही है। विकल्प डी है, उन्हें 2018 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। यह भी सही है। तो हमारा कथन बी केवल गलत है कि उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2004 में न प्रदान करके 2003 में प्रदान किया गया। ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा खान जो है एक शास्त्रीय गायक संगीतकार थे और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था, लेकिन यह महाराष्ट्र में निवास करते हैं। सोनू निगम को गुरु भी माने जाते हैं। सोनू निगम जो प्रसिद्ध गायक हैं उनके गुरु भी माने जाते हैं। और इनका जो घराना जो हमारे एक्चुअली जो कलाकार होते हैं उन किसी न किसी घराने से संबद्ध होते हैं। तो रामपुर शाहसवान घराने से संबंधित थे। और इनको जो है 2008 में जो है राष्ट्रीय तानसेन, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और 2016 में उत्तर प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव के द्वारा जो है यश भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जीरो फेल मिशन संबंधित है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को बिना किसी अनिष्ट के संपन्न कराने का यूएस सीक्रेट सर्विस का जो है यह एक अभियान था, जीरो फेल मिशन। ठीक है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। इसमें एक महत्वपूर्ण और है विकल्प बी जो है सैन फ्रांसिस्को से बंगलुरु की संपूर्ण महिला विमान चालिका दल वाली उड़ान को दिया गया नाम नहीं, इसमें यह नहीं है। उसे इसका बहुत क्लियर नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन संभवतः जंपिंग स्पाइडर इसको कहा गया। इस अभियान को जो है जंपिंग स्पाइडर कहा गया है। ठीक है। और कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को से बंगलुरु। और इसमें जो है पूरी जो कॉकपिट होती है हवाई जहाज़ का, उसमें पूर्ण रूपेण नियंत्रण महिलाओं का था। इसमें 4 भारतीय महिला या 4 जो है एयरफोर्स की महिलाएं सम्मिलित थी। मैं एक बार उनका आपको नाम बता देता हूँ। जोया अग्रवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। जोया अग्रवाल जो है इसकी नेतृत्वकर्ता थी। मतलब जोया अग्रवाल को ही जो है सारा दायित्व जो है उन्हीं के दिशा निर्देशन में सारा कार्य हुआ था। और दूसरी थी तन्मयी पपागिरी। ठीक है। और सभी जो कैप्टन रैंक की अधिकारी थीं। आकांक्षा सोनावने। और चौथा नाम है शिवानी मिन्हास। ठीक है। ये 4 जो है भारतीय एयरफोर्स की महिला पायलट थीं और उनके निर्देशन में जो है यह विमान कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को से बंगलुरु तक आया और लगभग दूरी 16,000 किलोमीटर की दूरी थी। 17 घंटों में जो है इन लोगों ने अपनी यात्रा पूरी की। और सबसे महत्वपूर्ण जो है उत्तरी ध्रुव के ऊपर से यह उड़ान आई थी। उत्तरी ध्रुव
के ऊपर से, जो कि काफ़ी रिस्की होता है, जहाँ से उड़ान जो है भरना। और इसमें जो है जो सबसे प्रशिक्षित पायलट होते हैं, सबसे अनुभवी पायलट होते हैं, उन्हीं को भेजा जाता है। लेकिन इन 4 महिलाओं ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर से जो है उड़ान भर के पूरे भारत का जो है गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। ठीक है। तो जयपुर में जो है एक छापा पड़ा था, आप लोगों को मालूम है, सुरंग में पैसा छुपाया गया था, सोना छुपाया गया था। और हमारा अगला प्रश्न है, 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, फ्रांस। वन प्लेनेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? फ्रांस में किया गया था। किसके लिए? जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है। और इसका जो मुख्य विषय था, इसका मुख्य विषय था आइए प्रकृति के लिए साथ काम करें। आइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आइए प्रकृति के लिए साथ काम करें। और वैसे जो भौतिक रूप से इसका आयोजन नहीं हुआ था, यह कार्यक्रम भी जो है वर्चुअली माध्यम से ही वर्चुअली माध्यम, आभासी माध्यम से ही हुआ था। और इस एक ग्रह आंदोलन या वन प्लेनेट समिट का जो है प्रारंभ जो है फ्रांस, फ्रांस, ठीक, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मिलकर, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मिलकर प्रारंभ किया गया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हरित गृह जो है गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, 16 वन है, 16 वन है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प आर्द्र शीतोष्ण वन। 16 वन जो है दक्षिण भारत की नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाला आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधी वनों का जो है वन है। और स्थानीय भाषा में से जो है 16 या 16 के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, UNFCCC का पूर्ण रूप है? UNFCCC है, FCC यहाँ पे होना चाहिए था, UNFCCC यहाँ पे एक सी और है, ठीक है, का पूर्ण रूप है। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यह इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसे जो है उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है, उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य जो है न्यायिक होते हैं, 10 सदस्य न्यायिक होते हैं और 10 सदस्य इसमें जो है पर्यावरण के क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको रखा जाता है। जो न्यायिक क्षेत्र के होते हैं 10 सदस्य, वो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। 10 न्यायिक सदस्य जो होते हैं हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है।
अगर कोई पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन करता है तो न्यायाधिकरण को जो है 3 वर्ष का कारावास और 10 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कारपोरेट मामले का मामला है तो यह जो 10 करोड़ की धनराशि होती है इसे 25 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय सर्च इंजन है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, रेडिफ। रेडिफ जो है एक भारतीय सर्च इंजन है। ठीक है। विकल्प सी है यांडेक्स। तो यांडेक्स जो है रूस का एक सर्च इंजन है। और विकल्प बी है वाइडू। वाइडू जो है चीन का एक सर्च इंजन है। गूगल कहाँ का है? यह अमेरिका का सर्च इंजन है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है ISDN। ISDN का पूर्ण रूप है। ISDN का पूर्ण रूप है। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो है ISDN का पूर्ण रूप है। और यह जो है डिजिटल टेलीफोन डाटा हस्तांतरण सेवा प्रदान करता है। चूँकि इसमें जो डाटा हस्तांतरण होता है डिजिटल रूप में होता है, इसलिए इसमें मोडेम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें जो है शोर भी 0 होता है, नगण्य होता है। ठीक। इसके बाद जो है लॉन्ग हाल नेटवर्क कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, वैन को। लॉन्ग हाल नेटवर्क किसे कहा जाता है? वैन को कहा जाता है। वैन का मतलब WAL, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। अगला प्रश्न है UGC के अध्यक्ष हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प UGC के वर्तमान अध्यक्ष हैं DP सिंह। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक तर्क नहीं है? तो इसमें देख सकते हैं कौन सा। शिक्षा सिद्धांत के विकास के लिए तो है, शैक्षिक व्यवहारों में सुधार के लिए यह भी है। अगला है शिक्षकों की सामाजिक जागरूकता में सुधार के लिए, नहीं ये तो नहीं लग रहा है। विकल्प डी है ठोस शैक्षिक नीतियों के विकास के लिए, अभी तो विकल्प सी हमारा सही आंसर नहीं है। हमारा 30वां एवं अंतिम प्रश्न है परिकल्पना 1। तो हमारा सही आंसर है परीक्षणीय कथन है। परीक्षणीय कथन, जो परिकल्पना में क्या होता है? परीक्षण होता है, तो परीक्षणीय कथन है। ठीक है। तो मित्रों इस वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्नों को रखा था जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।